Bismillahirrahmanirrahim. Today lecture on Article 77 of Qanun-e-Shahadat Order. 77 speaks about notice. Rules as to notice to produce secondary evidence of the contents of the documents referred to in Article 76, paragraph A shall not be given unless the party proposing to give such secondary evidence has previously given to the party in whose possession or power the document is, or to his advocate such notice to produce it as is prescribed by law, and if no notice is prescribed by law, then such notice as the court considers reasonable under the circumstances of the case. अच्छा जनाब, ये नोटिस क्या है? ये नोटिस अपन ने पढ़ा था आर्टिकल 76 में, और इसमें रेफरेंस दिया है आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए। तो पैराग्राफ ए क्या है? 76 है, केसेस इन विच सेकेंडरी एविडेंस रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट में भी गिवन, यानी कि वो केसेस जिनमें सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती। ठीक है, अब उसका पैराग्राफ क्या है? पैराग्राफ से आर्टिकल 76 पैराग्राफ ए, when the original is shown or appears to be in the possession or power of the person against whom the document is sought to be proved, or of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it, and when after the notice mentioned in Article 77 such person does not produce it. अब यह है कि जिन केसेस में सेकेंडरी एविडेंस पेश करनी है, तो जैसा कि ये 76A में है कि documents are to be proved are of any person out of reach of or not subject to the process of the court, or of any person legally bound to produce it. Okay? And when after the notice mentioned in Article 77 such person does not produce it, तो प्रोड्यूस नहीं करता तो फिर सेकेंडरी एविडेंस है। अब ये नोटिस क्या देना है जो इसमें 77 में लिखा है कि नोटिस जो है उसे देना है विद रिगार्ड टू प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स। उसमें मतलब मेंशन ये करना है कि यानी कि वो डॉक्यूमेंट्स जिनको वो एज ए सेकेंडरी एविडेंस पेश करना चाहता है, तो अदर साइड को या उसके वकील को नोटिस दे कि उसके पोजीशन में या पावर में जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स हैं वो उनको पेश करे। ये नोटिस देना ज़रूरी है, और अगर वो नहीं पेश करता है तो सेकेंडरी एविडेंस दी जा सकती है। अच्छा, अब वो जो नोटिस है वो अकॉर्डिंग टू लॉ है। अब अकॉर्डिंग टू लॉ क्या है कि ये है अंडर ऑर्डर 11 रूल 16 CPC, अंडर ऑर्डर 11 रूल 16 CPC। तो अब ये रूल जो है CPC का, ये आपने 4th ईयर में पढ़ा होगा, लेकिन एक दफ़ा फिर मैं इसको रिमाइंड करा देता हूँ। तो ऑर्डर 11 रूल 16 स्पीक्स notice to any party to produce any document referred to in his pleading or affidavits shall be in Form 7 in Appendix C with such variations as circumstances may require. अच्छा, नोटिस जो है ये अंडर ऑर्डर 11 रूल 16 में
क्या मेंशन किया है कि अगर आपकी प्लेडिंग में एफिडेविट में कोई रेफर किए गए हैं डॉक्यूमेंट्स और उनके प्रोडक्शन के लिए आपको नोटिस देना है, तो वो नोटिस का फॉर्म भी इन्होंने जो है फॉर्म 7 अपेंडिक्स सी, यानी कि उसका भी एक प्रोफार्मा दिया है, तो उसको जैसा केस के हिसाब से आदमी एडजस्ट करके, लेकिन इसमें जो फॉर्म दिया है सीपीसी में फॉर्म नंबर 7, नोटिस टू प्रोड्यूस डॉक्यूमेंट अंडर ऑर्डर 11 रूल 16। अब इसमें लिखा है टेक नोटिस दैट द प्लेंटिफ और डिफेंडेंट एज द केस में बी रिक्वायर्स you to produce for his inspection the following documents referred to in your planned or written statement or affidavit dated so and so। तो अब ये जो 77 का नोटिस है वो विद रिगार्ड टू आर्टिकल 76 है और उसका प्रोसीजर अंडर ऑर्डर 11 रूल 16 में दिया हुआ। ये नोटिस देने के बाद अगर वो नोटिस की कंप्लाइज करता है वेल एंड गुड, और अगर नहीं करता है तो फिर जैसा कि इसके प्रोविजन में लिखा है आर्टिकल 77 का जो सेकंड पैरा है उसमें लिखा है प्रोवाइडेड दैट सच नोटिस शैल नॉट बी रिक्वायर्ड, such notice shall not be required in order to render secondary evidence admissible in any of the following cases or in any other case in which the court thinks fit to dispense with it। इन केसेस में कोर्ट जो है डिस्पेंस विद कर सकती है नोटिस को, जैसा लिखा है शैल नॉट रिक्वायर्ड इन ऑर्डर टू रेंडर सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल in any of the following cases or in any other case in which the court thinks fit to dispense with it। अब वो कंडीशंस क्या, वो केसेस कौन से हैं? नंबर 1 है when the documents to be proved is itself a notice। जब डॉक्यूमेंट अगर खुद ही नोटिस है, जो ये नोटिस अपन ने दिया है अंडर आर्टिकल 77 में, तो ये जो है इसका मतलब नोटिस जो है, अब ये तो दिया ही आपने, ठीक है, ये तो है अपने जगह इंटैक्ट नोटिस, लेकिन अगर फर्ज करो कोई इसमें एम्बिग्यूटी है कि ये सर्व हुआ और नहीं हुआ, तो फिर उसका प्रोसीजर जैसे सर्विस का है कि सम्मान या नोटिस सर्व हुए तो पोस्टमैन के थ्रू किसी जिस बंदे के थ्रू गए हैं तो वो आके कोर्ट में बयान देगा और क्योंकि एक्नॉलेजमेंट स्लिप होती है वो प्रोड्यूस करेगा। ठीक। सेकंड इसमें है व्हेन from the nature of the case the adverse party must know that he will be required to produce it। अभी सेकंड क्या है, मतलब ये केस की मतलब पोजीशन ये है या इसकी ये अदर साइड जो है उसको ये मालूम होना चाहिए कि ये इसको ये जो डॉक्यूमेंट्स है ये ज़रूरी पेश करना है। फ्रॉम द नेचर ऑफ द केस, केस की नेचर से उसे पता होना चाहिए द एडवर्स पार्टी मस्ट नो दैट ही विल बी रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस इट। ठीक, तो ये इसे पेश करना है, उसकी नॉलेज में होना चाहिए, उसके इल्म में होना चाहिए। नेक्स्ट इसमें है व्हेन इट अपीयर्स or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud or force। अब इस कंडीशन में क्या है कि अगर it appears or is proved that the adverse party has obtained possession of the original by fraud, अदर साइड में अपोजिट पार्टी में इन डॉक्यूमेंट जो ओरिजिनल है ये बाय फोर्स या फ्रॉड से उसने लिए, ठीक, यानी ये जबरी जबरदस्ती फ्रॉड से ये कागजात उसने लिए। नेक्स्ट है
when the adverse party or his agent has the original in court. अब अगर ये सूरत है कि वो जो है when the adverse party or his agent has the original in court, तो ओरिजिनल जो है अगर कोर्ट में है, अगर कोर्ट में है, उसके कब्जे में नहीं है, कोर्ट में है, तो भी ठीक है। नेक्स्ट है when the adverse party or his agent has admitted the loss of the document। ठीक, अब इसमें क्या है कि अगर एडवर्स पार्टी और हिज एजेंट हैज एडमिटेड, अगर ये एडमिशन आ जाता है कि ओरिजिनल कागजात जो है गुम हो गए, लॉस ऑफ द डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है व्हेन द पर्सन इन पोजीशन ऑफ द डॉक्यूमेंट is out of reach of or not subject to the process of the court। The last condition ये है कि when the person in possession of the document, जिस बंदे के कब्जे में ये डॉक्यूमेंट है, वो is out of reach of or not subject to the process of the court, यानी कि ये कोर्ट की रीच से बाहर है, not subject to the process of the court। ये आर्टिकल 77। अब इसमें जो कुछ साइटेशंस हैं, ये है फोटोकॉपी ऑफ NIC, नेशनल आइडेंटिटी कार्ड। फोटोकॉपी ऑफ नेशनल आइडेंटिटी कार्ड brought without objection presumed to be true as held by Superior Court 1991 CLC page 1774 and 1988 Supreme Court Monthly Review page 753। तो ये क्या है कि NIC brought without objection, प्रिजम्पशन क्या है कि ट्रू। अगर NIC प्रोड्यूस किया गया, उसका कोई अदर साइड ऑब्जेक्शन नहीं किया, तो प्रिजम्पशन ये होगा कि ये ट्रू है, ये सही है, ये डॉक्यूमेंट। नेक्स्ट है इसमें रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉक्यूमेंट। Mere registration of a document in itself not proof of its execution, as held by Superior Court for ALD 1990 page 398। ये क्या है कि बाज़ लोग के मेरे पास रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट, कोई रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, लेकिन क्या ना mere registration of document in itself not proof of its execution, ये सफिशिएंट नहीं है कि मेरे पास जो है रजिस्टर्ड सेल डीड है, रजिस्टर्ड गिफ्ट डीड है, रजिस्टर्ड पावर ऑफ अटॉर्नी है, रजिस्टर्ड सेल, उसको आपको प्रूफ करना पड़ेगा उसकी एग्जीक्यूशन, यानी कि उसके एग्जीक्यूटेंट को, उसमें जो विटनेसेस है वो जिस अथॉरिटी ने रजिस्टर्ड किया, वो अगर डॉक्यूमेंट डिस्प्यूटेड है तो, अदरवाइज नहीं। अच्छा, अब है नेक्स्ट इसमें सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड विदाउट ओरिजिनल बीइंग टेंडर, एविडेंशियली वैल्यू 1990 सुप्रीम कोर्ट मंथली रिव्यू पेज 1259। अब ये सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड विदाउट ओरिजिनल बीइंग टेंडर, अब इसकी एडमिसिबिलिटी क्या होगी? ये ओरिजिनल अगर उसके पोजीशन में स्टडी में है, वो ओरिजिनल प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, सर्टिफाइड कॉपी ऑफ रजिस्टर्ड डीड की, वो जो रजिस्टर्ड डीड सेल डीड गिफ्ट जो की है उसकी सर्टिफाइड कॉपी पेश कर, उसकी एविडेंशियली वैल्यू क्या होगी? तो इसमें यही है कि एविडेंशियली वैल्यू अगर अदर साइड को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है सर्टिफाइड कॉपी, लेकिन अगर ऑब्जेक्शन है तो फिर उसे जो है अगर वो पजेस करता है ओरिजिनल तो उसे पेश करनी होगी, अदरवाइज जो सेकेंडरी की इंग्रेडिएंट्स है, सेकेंडरी एविडेंस पेश करने की, तो वो अगर फुलफिल करता है तो ठीक, वरना नहीं। नेक्स्ट है इसमें प्रिजम्पशन ऑफ ट्रूथ अटैच्ड टू नेशनल आइडेंटिटी कार्ड 1991 CLC पेज 110।
ये भी ऊपर भी वो फोटोकॉपी ऑफ NIC की रिकॉर्ड आया था, और इधर ये प्रिजम्पशन के बारे में आया है। तो प्रिजम्पशन क्या, प्रिजम्पशन ऑफ ट्रुथ अटेस्ट टू नेशनल आइडेंटिटी। तो ये जो प्रिजम्पशन है ये ट्रुथ के जो इससे मतलब अटेस्ट है एनालिसिस। नेक्स्ट, execution of document, proof of. The primary requirement to prove a document reduced in writing is to prove it by scribe of the document and also by a marginal witness. Document admitted in evidence without objection stand proved as held by Superior Court 1992 CLC page 2524. Another citation 1989 Supreme Court monthly review page 1. Another citation 1986 Supreme Court monthly review page 907. Next ELD 1968 Supreme Court page 140. तो अब ये क्या है, ये एग्जीक्यूशन ऑफ डॉक्यूमेंट, प्रूफ ऑफ, ये जो अथॉरिटीज क्या करें, द प्राइमरी रिक्वायरमेंट टू प्रूव ए डॉक्यूमेंट रिड्यूस्ड इन राइटिंग इज टू प्रूव इट बाय स्क्राइब ऑफ द डॉक्यूमेंट। इससे साबित किया जाएगा, प्रूव किया जाएगा बाय स्क्राइब ऑफ द डॉक्यूमेंट एंड आल्सो ए मार्जिनल विटनेस। मार्जिनल विटनेस क्या होता है? मार्जिनल विटनेस मीन्स जो डॉक्यूमेंट्स में अटेस्टिंग विटनेस होते हैं। आप देखेंगे कोई सेल एग्रीमेंट है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, पावर ऑफ अटॉर्नी है, तो लास्ट में जहाँ एग्जीक्यूटेंट यानी कि देने या लेने वाला साइन कर रहा है, उसके साथ में दो विटनेसेस के साइन होते हैं, वो मार्जिनल विटनेस कहलाते हैं, यानी कि अटेस्टिंग विटनेस। तो उनको एग्जामिन करना, उनको भी कोर्ट में एज ए विटनेस जो है लाना जरूरी है। लेकिन आगे क्या लिखा है, डॉक्यूमेंट एडमिटेड इन एविडेंस विदाउट ऑब्जेक्शन स्टैंड प्रूव। और अगर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है तो ठीक है। फिर इसमें विद रिगार्ड टू सेकेंडरी एविडेंस जो साइटेशन है, अच्छा, नो केस मेड आउट फॉर सेकेंडरी एविडेंस, फोटो स्टेट कॉपीज नॉट एडमिसिबल इन एविडेंस। 1991 MLD पेज 148। ये क्या है, नो केस मेड आउट फॉर सेकेंडरी फोटो कॉपीज नॉट एडमिसिबल, यानी सेकेंडरी एविडेंस के लिए आपको केस मेड आउट करना पड़ेगा। सेकेंडरी एविडेंस अपन ने पढ़ी है, उसमें जो रिक्वायरमेंट है वो आपको फुलफिल करनी पड़ेगी, जो कि आर्टिकल 74 में है। अगर वो फुलफिल आपने नहीं करी तो फिर जो है ये आपने जो फोटो कॉपीज नॉट एडमिसिबल एविडेंस, ये जो है एडमिसिबल नहीं है। अच्छा, नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट बीइंग नॉट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एलिज्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड हियर ऑन। 1999 CLC पेज 200 and PLD 1987 लाहौर पेज 179। यानी कि डॉक्यूमेंट क्या है इसमें, डॉक्यूमेंट बीइंग नॉट सर्टिफाइड कॉपीज ऑफ एलिज्ड ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, अगर जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट से वो सर्टिफाइड नहीं है तो नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड हियर ऑन, नो रिलायंस कैन बी प्लेस्ड हियर ऑन। क्योंकि ये भी प्रूव होना चाहिए कि वो जो सर्टिफाइड है ओरिजिनल से है। अब क्या होगा, ओरिजिनल से सर्टिफाइड हो जाती है, फिर सर्टिफाइड से फिर सर्टिफाइड हो जाती है, यानी कि कंपेयर्ड कॉपी। तो अगर ओरिजिनल नहीं है, वो गुम हो गई या कोई और वजह है, किसी और के कस्टडी में है, सर्टिफाइड आप पेश कर रहे हैं, तो वो सर्टिफाइड जो है ये इसके लिए ये नेसेसरी है कि वो ओरिजिनल से सर्टिफाइड नहीं है। अच्छा जी, अब है नेक्स्ट है डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ड्यूली प्रूव्ड
cannot be read in evidence even if same exhibited without objection. ये है MLD 1998 पेज 1592। इसमें क्या है कि डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ड्यूली प्रूव्ड, डॉक्यूमेंट अगर प्रूव ही नहीं होता है तो फिर क्या, इवन सेम एग्जिबिट विदाउट ऑब्जेक्शन। तो डॉक्यूमेंट को तो पहले प्रूव करना। डॉक्यूमेंट विच इज नॉट ड्यूली प्रूव कैन नॉट बी रेड इन एविडेंस, उसमें एविडेंस में नहीं पढ़ा जाएगा, नहीं कंसिडर किया जाएगा, इवन इफ सेम एग्जिबिटेड विदाउट ऑब्जेक्शन, हालांकि वो विदाउट अदर साइड के ऑब्जेक्शन के एग्जिबिट हो गया। एग्जिबिट मीन्स जो डॉक्यूमेंट थ्रू विटनेस, जो विटनेस बॉक्स में आकर अपने डॉक्यूमेंट्स को एग्जिबिट कराता है। तो डॉक्यूमेंट तो क्लियर हो गया ना कि डॉक्यूमेंट्स विच इज नॉट ड्यूली प्रूव्ड कैन नॉट बी, which is not duly proved cannot be read in evidence even if same exhibited without. Next, a photo state by way of secondary evidence of identification prior would not be admissible in evidence. ये है NLR 1999 क्रिमिनल लॉ जर्नल पेज 113। यानी कि फोटो स्टेट कॉपी किसकी, आइडेंटिफिकेशन पीरियड, आइडेंटिफिकेशन पीरियड जैसे उर्दू में यानी कि शनाख्त, कोई जवाबदार जो है उसकी अगर आइडेंटिफिकेशन ये होती है कोर्ट में बिफोर मजिस्ट्रेट, जो नामालूम जवाबदार हैं लेटर होना अगर वो अरेस्ट होते हैं तो फिर उनकी शनाख्ती पीरियड कोर्ट में कराई जाती है, तो उसका एक मेमो बनता है। तो वो मेमो जो है कि टाइम ऑफ एविडेंस पेश किया, तो अगर इसकी फोटो कापी है तो क्या लिखा है, वुड नॉट बी एडमिसिबल इन एविडेंस, फोटो कापी एडमिसिबल नहीं। नेक्स्ट, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रूव्ड, सेकेंडरी एविडेंस valueless, entire proceeding stood vitiated। ठीक, अब सेकेंडरी इसमें क्या, लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट नॉट प्रूव, क्या है सेकेंडरी एविडेंस की रिक्वायरमेंट कि ये तो प्रूव किया जाए कि वो जो है ओरिजिनल लॉस हो गया, ज़ाया हो गया, गुम हो गया। तो अब लॉस ऑफ डॉक्यूमेंट ही प्रूव नहीं हुआ तो फिर सेकेंडरी एविडेंस जो है वो वैल्यूलेस है, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। एंटायर प्रोसीडिंग इनिशिएटेड और तमाम प्रोसीडिंग जो नल है। ये है 2001 CLC पेज है 1796। नेक्स्ट है, नो सेकेंडरी एविडेंस कैन बी प्रोड्यूस अनलेस अलाउड बाय द कोर्ट। Entry that the stamp vendor was non-existent in the register of the stamp vendor. It is not proved that court had allowed to produce the secondary. अब इसमें क्या है कि ये no secondary evidence can be produced unless allowed by the court. Secondary evidence पेश नहीं की जा सकती unless court जो है permit करे। अच्छा, entry that the stamp vendor was not existent in the register of the stamp vendor। अब ये नॉन एग्जिस्टेंस शो कर रहे हैं कि वो स्टाम्प वेंडर जो है वो नहीं है इन द रजिस्टर ऑफ द स्टाम्प, तो इट इज नॉट प्रूव दैट कोर्ट हैड अलाउड टू प्रोड्यूस दिस। तो ये जो है सफिशिएंट नहीं है कि स्टाम्प वेंडर जो है उस रजिस्टर में नहीं है, तो ये प्रूव नहीं है। आपको प्रूव करना होगा सेकेंडरी एविडेंस के लिए, तो फिर वो सेकेंडरी एविडेंस एडमिसिबल है, अदरवाइज नहीं। had allowed to produce the secondary, it is not proved। अच्छा, ये है PLD 2002 पिशावर पेज 1। अब नेक्स्ट है इसी में ओरल एविडेंस, वेयर एनी ट्रांजैक्शन हैज बीन ड्रॉन इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट, no oral evidence can be allowed to prove such transaction unless it is shown that original document has been lost or cannot be produced or procured, and that too after
obtaining permission of the court for production secondary evidence as held by Superior Court 1997 MLD पेज 2376। अब ये क्या ओरल एविडेंस, जैसे अपन ने पढ़ा डॉक्यूमेंट्री एविडेंस भी है, ओरल एविडेंस भी, लेकिन यहाँ ओरल एविडेंस admissible नहीं है। क्यों? Where any transaction has been drawn in the form of a document। जब कोई ट्रांजेक्शन जो है उसका कोई डॉक्यूमेंट लिखा गया है, कोई सेल एग्रीमेंट है, रेंट एग्रीमेंट है, सेल डीड है, गिफ्ट डीड है, कोई एफिडेविट है, कोई अंडरटेकिंग है, कोई लीज डीड है, तो अगर कोई डॉक्यूमेंट है, ट्रांजेक्शन अगर ओरल ट्रांजेक्शन है तो ठीक है ओरल, लेकिन उसमें आप किसी डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहे हो कि हमारे दरमियान ये सेल एग्रीमेंट हुआ, ये गिफ्ट डीड हुआ, तो फिर क्या है, उसे पेश करना होगा। नो, अदरवाइज नो ओरल एविडेंस कैन बी अलाउड टू प्रूव सच ट्रांजेक्शन। इसको जो है ओरल एविडेंस अलाउ नहीं होगी कि आप एक जो है इस ट्रांजेक्शन में एक डॉक्यूमेंट को रेफर करना, अनलेस इट इज शोन। अगर ये आप शो कर देते हैं जो सेकेंडरी एविडेंस की रिक्वायरमेंट है क्या, अनलेस इट इज शोन दैट द ओरिजिनल हैज बीन लॉस्ट, ये ओरिजिनल जो है गुम हो गया, or cannot be produced or procured and that too after obtaining permission of the court for production of secondary evidence। तो अगर आप कोर्ट को ये सेटिस्फाई कर देते हैं कि वो जो है ज़ाया हो गया, गुम हो गया, या जो इंग्रेडिएंट्स सेकेंडरी एविडेंस की वो फुलफिल कर देते हैं और कोर्ट परमिट करती है, तो ठीक है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, इंशाअल्लाह we will meet tomorrow।